I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में बात करेंगे, जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज पे आता है। इन्वेंटरीज को अपने स्टॉक को कैसे वैल्यू करा जाता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बताया गया है। तो आगे बढ़ते इस वीडियो में, तो पहले हम देखेंगे मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन, उसके मीनिंग और उसको क्लासीफाई किस तरह से किया जाता है। इन्वेंटरीज आर द एसेट्स हेल्ड फर्स्ट फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फिनिश गुड्स। इन्वेंटरीज हेल्ड होती है 3 तरीके से। पहला जो है ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब जो आपके बिजनेस का मेन कोर्स है, जैसे कि आपके बिजनेस की सर्विस प्रोवाइड करना है या तो गुड्स और गुड्स को परचेज करके बेचना है, तो उसमें जो आप सेल करेंगे गुड्स सेल परचेज में, तो जो सेल करेंगे तो वो फिनिश प्रोडक्ट ही सेल करेंगे, तो वो फिनिश्ड गुड होता है। और सेकंड प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, और उसके प्रोडक्शन में जो आपका प्रोसेस है, जो प्रोसेस प्रोडक्शन की प्रोसेस को कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है, जिसमें काम चलता है मशीन में, फैक्ट्री में, जिसमें प्रोडक्ट के ऊपर काम चलता है। वो 3 स्टेजेस है। पहला फिनिश गुड्स, जो आप सीधा सेल कर रहे हैं। दूसरा जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का, फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल अदर देन मशीनरी स्पेयर्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, मीटिंग द डेफिनेशन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये जो है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो थर्ड वाला स्टेज है वो है रॉ मटेरियल स्टेज, जिसमें आप मटेरियल को लेके आएंगे और उस मटेरियल पे आपको जो भी मेंटेनेंस और कंज्यूमेबल, जो भी स्पेयर पार्ट्स लगेंगे मशीनरी पे, जो भी चीज उसमें इंक्लूड होगी, वो थर्ड स्टेज में आ जाएगी। स्टोर स्पेयर्स और ये सब आपको आगे देखने मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ये एप्लीकेबल हो जाता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कंसेप्ट मेजरमेंट ऑफ इन्वेंटरीज, फिनिश गुड्स प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। मेजरमेंट कैसे करना है इन्वेंटरी को, वो देख लेते हैं। इन्वेंटरीज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी। इन्वेंटरी को या तो आप अपने कॉस्ट प्राइस पे ले लो या तो एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ले लो। जो भी इसमें से दोनों में से कम रहेगी वो वैल्यू पे आपको लेना है, और ये बताया गया है पैरा नंबर 5 में। देन उसके बाद नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है हम देख लेते हैं। पर्टिकुलर, पहला तो हम देखते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कि आप इतना एस्टिमेट कर लिए कि ये आपका सेलिंग प्राइस है। उसमें से आप लेस सेलिंग एक्सपेंस को कम कर देंगे, जो भी आपका एक्सपेंसेस लग रहे, ब्रोकरेज आपने आउटसोर्स किया है सामान किसी और को देने, कोई और बेच रहा है आपके जगह पे, तो उसे आप लेस करेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ओनली फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, कितना आपको कॉस्ट लगा काम कंप्लीट होने का, वो लेस करेंगे। NRV, net realizable is to be seen on each balance sheet date. नेट रियलाइजेबल वैल्यू बैलेंस शीट के हर डेट को दिखना चाहिए, हर बैलेंस शीट में। अप्लाई द रूल ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस एंड नॉट ऑन ग्लोबल बेसिस। कॉन्सेप्ट net realizable value in case of firm committed contract. Net realizable value is to be calculated at contract price. Example, cost 98, net realizable 90, cost 100, net realizable 98, committed 97. 100 और 97 whichever is lower. अगर आप को एक चीज का कॉस्ट लगा 100, आपने मार्केट में उसकी वैल्यू निकाली 98, लेकिन आपको मिल रहा है रेट 97 का, आपने 97 में बेच दिया उसे, फिर आपको पता चला कि 98 का है, तो आप 98 में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, आप 100 और 97 में से विच एवर इज लोअर उसको रिकॉर्ड कर देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज का कैलकुलेशन देख लीजिए। पहले तो आपको बेसिक परचेज प्राइस जितना आपका है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, अगर कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिला रहेगा उसमें टैक्स एंड ड्यूटीज को ऐड कर देंगे, जितने भी टैक्स आपके लगे रहेंगे। रिकवरेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी लेस कर देंगे, फ्राइट को ऐड कर देंगे, अदर एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू परचेज, जो भी परचेज से रिलेटेड डायरेक्टली एक्सपेंस है उसे ऐड कर देंगे। कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट,
डायरेक्ट लेबर एक्चुअल अमाउंट, overheads in cost, fixed overheads, fixed production overhead divided by normal capacity और actual production whichever is higher। नॉर्मल आपकी कितनी कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, दोनों में से जो हाई रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे फिक्स ओवरहेड से, आपके फिक्स खर्चे से, और वेरिएबल का खर्चा तो एक्चुअल अमाउंट पे लेंगे, जितना आपका होगा उस बेसिस पे लिखते जाएंगे। अदर कॉस्ट, इसके अलावा कौन से, इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, एग्जांपल कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। आपने कोई स्पेसिफिक डिजाइनिंग, किसी ने आपको ऑर्डर दिया कि मेरे को ये स्पेसिफिक डिजाइनिंग का प्रोडक्ट चाहिए, तो उस पर आपका कॉस्ट जाएगा, तो स्पेशल आपको वो डिजाइन करवाने के लिए डिजाइनर को बुलाना पड़ेगा एंड सो ऑन, तो उस चीज को भी आप अदर कॉस्ट में डाल देंगे। एंड देन उसके बाद आपको एक लोकेशन से दूसरी जगह सामान लेके जाना है, परचेस किया आपने, तो आपके पास आने आते तक आपको उसमें बहुत सारा टैक्सेस भरना पड़ेगा, टोल भी भरना पड़ेगा, तो आप उसे भी इसमें अदर कॉस्ट में डाल दीजिए। एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एक्सक्लूड क्या क्या है, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट को नहीं लिखा जाता है, इफ स्टोरेज नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूडेड। एक्सेप्शन है इसमें एक, अगर स्टोरेज एकदम जरूरी है लेना, उसके अलावा आपका प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है, तो उसे आप लिख लेंगे। सेकंड, एबनॉर्मल लॉस को नहीं लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को नहीं लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं लिखेंगे, इनकम एंड बोरोइंग कॉस्ट। एक्सेप्शन भी इसमें बोरोइंग कॉस्ट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्वालिफाइंग एसेट्स में लिखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का कैसे वैल्यू किया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल और ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड। जो सेलिंग प्राइस है आपके फिनिश गुड का, वो बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस बनाने के खर्चे से। इसमें आता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड इज लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड, कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। वैल्यूएशन आप देख लिए, रॉ मटेरियल को कैसे वैल्यू करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, जो है कैश फ्लो ऑफ स्टेटमेंट। तो तब तक के लिए बाय।